नमस्कार बच्चों, मैं तुम लोगों की हिंदी शिक्षिका निवेदिता मैम। जैसा कि हमने इसके पहले वाले अपने वीडियो में शुरू किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता संध्या सुंदरी। हमने उसके शुरू के दो पैराग्राफ को हमने समझाया था। हम आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं पिछला याद दिला दूं कि निराला ने संध्या सुंदरी को एक परी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रकृति का मानवीकरण किया है, संध्या का मानवीकरण किया है। मानवीकरण करते समय बहुत सारी उसे उपमाएं दी हैं, उनको अलंकृत किया है उपमाओं से, और तब जाके उसका वर्णन किया है। अब हम पीछे का जो था थोड़ा सा हम उसको दोहराएंगे ताकि ध्यान में आ जाए। जैसे हमने लास्ट में बताया था, अंत में जहाँ पर मैं अंत की थी, कि क्या होता है कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग विराग। मतलब संध्या सुंदरी परी के रूप में जब उतर रही है, उसके हाथों में कोई वीणा भी नहीं है, किसी वीणा का आवाज़ नहीं है, और ना ही कोई अनुराग राग, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई अनुराग और विराग भरी हुई कोई गीत गा रही है। वो किसी प्रकार का कोई राग नहीं अलाप रही है, कोई गीत नहीं गा रही है, ना ही उसके नुपुरों में झुनझुन की आवाज़ है। नुपुर का अर्थ हमने पहले बता चुका है कि नुपुर का अर्थ होता है पाँव में पहनने वाला एक आभूषण, जिसको पायल भी कहते हैं। तो उस नुपुर की जो झुनझुन झुनझुन रुनझुन रुनझुन आवाज़ होती है, वो भी नहीं है। जबकि हर एक स्त्री जब उसको धारण करती है उस आभूषण को और चलती है, तो उसमें से एक रुनझुन की आवाज़ निकलती है। लेकिन संध्या सुंदरी ऐसे दबे पांव उतर रही है पृथ्वी पर, इतने सुंदर से उसका अवतरण हो रहा है। मतलब जो निराला जी ने इतने सुंदर ढंग से यहाँ पर संध्या को अवतरित किया है कि उसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है, शब्दों में बांध के हम उसका चित्रण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक अव्यक्त शब्द का मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ निस्तब्धता छाई हुई है, हर तरफ कहीं कोई आवाज़ नहीं है। जैसे लगता है कि अब कुछ बोला, लेकिन वह शब्द अव्यक्त है। केवल चुप 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 सारी तरफ गूंज रही है। यहीं पर हमने अंत किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज़ बता दें कि निराला जी के इस कविता में कभी कभी क्या होता है ना कि कवि का साहित्यिक परिचय भी आता है, या फिर जब हम कविता का भावार्थ लिखते हैं तो उस समय भी कुछ बातें जाननी जरूरी होती है। जैसे निराला जी ने इन कविताओं में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। तत्सम शब्द का मतलब तुम लोग जानते ही होंगे। तत्सम का अर्थ है जो संस्कृत से लिया हुआ, मतलब एकदम मूल संस्कृत का ही शब्द है, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। तो यहाँ पर वैसे बहुत सारे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे व्योम है ना, हिमगिरी है, ये सब सारे, वक्षस्थल है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पर इस कविता में निराला जी ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुत किया है। संध्या को एक अभिसारिका नायिका के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, चित्रित किया है। तो अभिसारिका का अर्थ क्या होता है? ये जब हम कोई नया शब्द बोलते हैं तो बच्चों के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि इस शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो अभिसारिका शब्द का जो हम प्रयोग किए हैं वो इसलिए कहे हैं कि अभिसारिका का अर्थ होता है अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका। कैसी नायिका? जो अपने प्रिय से मिलने जा रही है। तो संध्या सुंदरी को भी उसी रूप में प्रस्तुत किए हैं कवि। परी तो दिखाए हैं, उसको सुंदरी भी बताए हैं, लेकिन कैसी परी, कैसी सुंदरी, कैसी नायिका? तो एक अभिसारिका, यानी अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका। वैसे ही संध्या का यहाँ पर चित्रण किया गया है, जो दबे पांव आती है ना। जब एक नायिका अपने नायक से मिलने जाती है तो कैसे जाती है? छुपते छुपते जाती है, पेड़ के छांव में छुपती है, कहीं छुपती है,
पर्वत के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपती लुकती छुपती जाती है। उसके मुख पे, अधरों पे हंसी होती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं है। जैसा कि निराला जी ने भी वर्णन किया है, कोई हास नहीं होता है, हास विलास नहीं होता है। उसी तरह वह चुपके से उतर रही है, दबे पांव अपने प्रेतम से मिलने जा रही है। यहाँ पर श्रृंगार का भी वर्णन है, श्रृंगार रस का वर्णन किए हैं, और उपमा रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार का भी यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्योम मंडल में, जगती तल में, व्योम मंडल क्या है? व्योम मंडल का अर्थ होता है आकाश, और जगती तल का अर्थ होता है पृथ्वी। तो क्या कह रहे हैं कवि कि व्योम मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में। अब संध्या जब ऊपर से आती है, उतरती है पृथ्वी पर, जब अपना रूप दिखाती है, अपना छटा बिखेरती है, तो क्या होता है? हर जगह अपनी रोशनी, अपनी छाया, अपने रंग को बिखेरती जाती है। कैसे बिखेरती है? ये हम आम जीवन में भी इसको महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करते हैं? जब संध्या का समय होता है, गोधूली बेला होता है। गोधूली बेला किसको कहते हैं? जब दिन का अंत और रात की शुरुआत होती है, संध्या का समय होता है, दोनों बेलाओं का संगम होता है, उसको कहते हैं गोधूली बेला। तो उसी समय सारे पशु पक्षी, जीव जंतु क्या होता है? अपने घर की तरफ जाते हैं। अगर मनुष्य भी है तो जो खेती का काम करते हैं, या किसान हैं, वो भी क्या करते हैं? सारे अपने काम से निवृत्त होकर शाम के समय में, संध्या के समय में अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। उस समय क्या होता है? सभी थके हुए से होते हैं, विश्राम की अवस्था में होते हैं। इसीलिए कभी ऊपर में भी जैसा कि हम पढ़ाए हैं कि आलस्य की मादकता, यानी सबके अंदर थकान होती है, आलस्य की मादकता होती है। जैसे एक जब मादकता छाती है तो कोई भी आदमी हिलता है। कैसे हिलता है? तो एक लता की तरह उसमें लोचकता आ जाती है। यहाँ पर ऊपर में कभी बोला है ना कि लता की तरह कोमल, चूँकि उसमें लचक आ जाती है, लता की तरह लोच आ जाती है। इसीलिए आगे कह रहा है अमल कमलिनी दल में। अब आगे बढ़ रहे हैं हम कि सोती शांत सरोवर पर, जो सोती हुई शांत सरोवर है, शाम का समय हो गया है, अब चूंकि वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है, तो सरोवर में भी, सरोवर यानी तालाब में भी एकदम शांति छाई हुई है, उसके जल में कोई हलचल नहीं है। वैसे सरोवर पर भी जो अमल कमलिनी दल में जो कमल का फूल खिला हुआ है, उस पर भी इसकी छाया, इसकी लालिमा बिखर रही है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। इतना सुंदर चित्रण है यहाँ पर, प्रकृति का जो चित्रण है यहाँ पर इतना सुंदर है कि वो पढ़ने में भी मन लगेगा और सुनने में भी मन लगेगा। क्या है? सौंदर्य गर्विता सरिता के। सरिता का अर्थ सब कोई जानता है, नदी। तो नदी जिसको अपने सौंदर्य पे गर्व है, अभिमान है, वो सौंदर्य गर्विता जो है उसके अति विस्तृत। अब नदी का वक्षस्थल बहुत विशाल होता है ना, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, कहाँ से कहाँ तक कोई नदी बहती हुई चली जाती है। तो नदी का जो वक्षस्थल होता है बड़ा ही विशाल होता है। तो उस विस्तृत वक्षस्थल पर भी अपनी लालिमा छोड़ती हुई चली जा रही है। धीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, मतलब प्रकृति के कण कण में संध्या का जो वर्णन किए हैं यहाँ पर निराला जी ने, यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही मनमोहक चित्र प्रस्तुत करते हुए यह दिखाया है। क्या दिखा रहे हैं कि किस तरह से संध्या, किस तरह से एक संध्या सुंदरी जो है पूरे प्रकृति में, प्रकृति के चारों तरफ, यानी हर दिशा में, हर वस्तु पर, है ना, अपनी छाप छोड़ती हुई जा रही है। धरती के कण कण में संध्या व्याप्त होती जा रही है, और ऐसा लगता है कि उसकी रोशनी, उसकी आभा चारों तरफ व्याप्त हो गई है। तो निराला जी क्या कहते हैं कि सारे आकाश में, पूरी पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि शांत सरोवर में खिलने वाली कमलिनी की पंखुड़ियों पर भी, उनकी दल, दल का मतलब होता है पंखुड़ी, पंखुड़ियों पर भी एकदम चुपचाप से
दस्तक देती हुई, अपने पद चिन्ह रखती हुई आ रही है। तो पंखुड़ियों पे चुपचाप ध्वनि सोई हुई है ना, अपने सौंदर्य पर। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कह रहे हैं ना कि शांत सुकमनी दल पर में भी, मैंने उसके ऊपर भी धीरे धीरे उतर रही है। जब हम शाम का समय होता है, तालाब की तरफ हम ध्यान देते हैं तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि उस पर भी संध्या की लालिमा दिखाई दे रही है। सरोवर का पानी जो होता है, जल जो होता है, हल्का हल्का लाल सा दिखता है। तो ऐसा लगता है संध्या सुंदरी जो है, परी जो है, उस पर भी अपनी लालिमा छोड़ रही है और धीरे धीरे अपने पद रख के उतर रही है। सौंदर्य गर्विता, जैसा कि अभी हम बताएं कि अपने सुंदरता पर गर्व करने वाली नदी के विशाल वक्षस्थल पर भी वो दस्तक दे चुकी है ना, वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। उसकी ध्वनि सोई हुई थी, वहाँ पर भी चुपचाप आ रही है संध्या। अब क्या है? धीर वीर गंभीर शिखर, हिमगिरी यानी कि पर्वत। तो हिमगिरी है, हिमालय पर्वत, हिमगिरी। हिमगिरी का अर्थ क्या होता है? हिमालय पर्वत। हिम का अर्थ होता है बर्फ और गिरी का अर्थ पर्वत। तो हिमालय पर्वत का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। कह रहे प्रकृति के एक एक कण में जो भी चीज़ है हमारे धरती पर, प्रकृति में, उस सब के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। कह रहे हैं कि धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। अब कह रहे हैं कि जो धीर गंभीर सा हिमालय पर्वत खड़ा है, अटल है, अचल है, न हिलता है न डुलता है, एक जगह एकदम स्थिर खड़ा है, उस पर भी उत्ताल तरंगात प्रलय धन। अब क्या कर रहे हैं कि गहन चोटियों पर, हिमालय की गहन चोटियों पर जो एक शीर्ष पर खड़ा है, उन हिमालय की चोटियों पर भी संध्या ने अपनी किरण फैला दी है। उसका जैसे लग रहा है उस पर भी उतर रही है, उसको भी नहीं छोड़ी है, वो भी बाद नहीं गया, उस पर भी उतर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्ताल तरंगात प्रलय धन गर्जन, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कभी कि प्रलय जो समुद्र है, यहाँ पर अब समुद्र पर आ रहे हैं। अब कह रहे हैं ये जो प्रलयंकारी समुद्र है जिसमें गर्जना करती हुई लहरें उठती हैं। शाम के समय में जब हम समुद्र में जाते हैं तो क्या देखते हैं? जब शाम का समय होता है, लालिमा छा जाती है पूरे आकाश में, मेघ भी देते हैं, बादल की तरफ भी हम अगर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि बादल भी हल्का हल्का लाल दिखता है हमको, उस पर छाया पड़ती है। और समुद्र की जो लहरें उठती हैं, सूर्यास्त का जैसे जैसे समय होता है, संध्या का आगमन होता है, तो लहर कैसा लगता है? हल्का हल्का, उनकी हल्की हल्की लालिमा उस पर भी आ जाती है, यानी संध्या उस पर भी चुपचाप धीरे धीरे उतर रही है। तो यही कह रहे हैं कि उत्ताल तरंगात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, है ना। तो कह रहे हैं कि बादलों के गर्जन, जो प्रलयंकारी बादलों के गर्जन होते हैं आसमान में, उत्ताल तरंगात, यहाँ पर कह रहे हैं उत्ताल तरंगात, माने आकाश में गरजने वाले जो बादल हैं उन बादलों में भी आ रही है। उसके बाद समुद्र में के किनारे जो लहर को यहाँ पर उदंड बताया है, उदंड का यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जलधि प्रबल में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, यानी कि प्रकृति के कण कण में, सर्वत्र, माने जल में, थल में, आकाश में। नभ का मतलब हुआ क्या? आकाश में, जल में, क्षितिज में, है ना, सब जगह। और यहाँ पर प्रलय, यहाँ पर जो प्रयोग किए हैं, उत्ताल तरंगात प्रलय घन गर्जन जलधि, है ना। तो यहाँ पर समुद्र की जो लहरें उठती हैं उनको थोड़ा सा उदंड बताया है। उदंड इस शब्द में बताया है कि लहरों का कोई इतना नहीं होता है कि अभी छोटा है, फिर बड़ा है, फिर जोर से आया, फिर धीमे से आया, इस तरह की लहरें उठती रहती हैं। तो उन सब पर भी संध्या सुंदरी ने अपना पद रख दिया है। उनकी लालिमा जो है वहाँ पर भी बिखर रही है, उस पर भी वो धीरे धीरे उतर रही है। अब कहते हैं सिर्फ एक अव्यक्त शब्द चा चुप चुप, लेकिन फिर भी उसमें किसी तरह का कोई हलचल, संध्या में इतनी धीर गंभीर और शालीनता के साथ आती है, इतने सुशील भाव से नीचे उतरती है कि किसी भी तरह का कहीं कोई हल्ला हंगामा नहीं है। चारों तरफ चुपचाप एकदम शांत वातावरण है और उस वातावरण में एक भी शब्द नहीं है, और कोई अव्यक्त शब्द है तो केवल है चुप चुप चुप।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा हमको लगता है गूंज रही सब कहीं और क्या कुछ नहीं। तो चारों तरफ यही गूंज रही है, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, हर जगह है। फिर कह रहे मदिरा की वह नदी बहाती। अब थोड़ा सा रोमांटिक हुए हैं कवि यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा अलग चले हैं। धीरे धीरे जब हम अंत की ओर जाएंगे तब थोड़ा सा एक अलग चीज़ हमको दिखाई देगा, जिसकी कल्पना हम पूरी कविता में नहीं किए हैं, वो कल्पना साकार होगा अंत में। अब यहाँ क्या है, मदिरा की वह नदी बहाती। मदिरा की नदी बहाती, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि संध्या के समय सबके अंदर एक आलस सा आ जाता है। अब थकान भरी सारा दिन जो प्राणी खटा है, अब वो थक गया है, तो उसके अंदर मदिरा की वह नदी बहाती है ना। ऐसा लगता है वो नशे में है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आराम चाहिए। थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। अब जो थके हुए जीव हैं उनको स्नेह भरा प्याला पिला रही है, उनको दुलार रही है, प्यार कर रही है ना। सुलाती उन्हें अंक पर अपने। अब संध्या जो है अपने अंक पर यानी अपनी गोद में उनको सुलाने की कोशिश करती है। अब आगे हम देखते हैं क्या है लाइन। सुलाती है उन्हें, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। अब क्या दिखा रही है वह? मीठे मीठे सपने दिखा रही है। कैसे ही सपने? अब थोड़ा सा संवादात्मक भी हो गया है कवि, है ना, वो दिखेगा। संवाद शैली के द्वारा कविता की सजीवता को बढ़ाया गया है ना। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, उसका आनंद लिया गया है। भाषा जैसा कि हम पहले बताएं अभी भी तत्सम है, श्रृंगार रस है। तो मदिरा की वह नदी बहाती, जो अभी हम समझा दिए कि मदिरा की नदी क्यों कहा गया है। उसके बाद है प्याला एक पिलाती, सुलाती अपने अंक पर, अपने गोद में, अपने अंक में सुला रही है। अनगिनत मीठे सपने दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। जब प्राणी सो जाता है तो बहुत सारे मीठे मीठे सपनों में खो जाता है। संध्या जो है एक प्रेयसी के रूप में भी प्रयुक्त की गई है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि थके हुए प्राणियों के प्रति संध्या का व्यवहार कैसा है? प्रेममय व्यवहार है। वो उनको स्नेह भरी थपकी देती है ना। मानो जैसे लगता है कि अपने स्नेह से, अपने प्यार से वो उन्हें थपकी दे रही है। और मदिरा की नदी बहाती है, मतलब उनके अंदर एक विश्राम करने की अवस्था में चले गया पूरी तरह से। जैसे आदमी कहता है ना, ऐसे सो रहे जैसे नशे में धुत है, उसी तरह संध्या के आगमन पर ऐसा वातावरण हो गया है। मदिरा की नदी बहाती हुई आती है और सबकी थकान को दूर करने के लिए उन्हें अपनी संध्या रूपी मदिरा का पान करा देती है, पिला देती है। जीव मात्र जो है, वहाँ पर जीव मात्र जो है अपनी क्लांति को दूर करने के लिए क्या करते हैं? संध्या सुंदरी का लक्ष्य क्या है? उनकी क्लांति को दूर करना, जो जनसाधारण है। तो उनके लिए वो एक प्रेयसी के रूप में आ गई है, है ना। संध्या प्रेयसी की तरह उनका स्वागत करती है और उनकी सेवा करती है। अब अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती सब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता एक विहाग। विहाग कहा गया है राग को, एक प्रकार का वियोग में जब कोई हम राग निकालते हैं उसको कहते हैं विहाग। एक राग होता है जब आदमी वियोग में होता है तब उस राग का में गीत गाता है। तो अर्धरात्रि की निश्चलता, अब संध्या पूरी तरह समाप्त होकर के रात्रि का आगमन हो गया, अब अर्धरात्रि है। अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि हम पहले बताए थे कि यहाँ पर कवि को उस संध्या सुंदरी से एक प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, एक अनुराग हो जाता है। यहाँ पर जो प्रेम है कवि का बड़ा ही सात्विक प्रेम है, जो एक प्रकृति से प्रेम होता है। तो प्रकृति को प्रेयसी के रूप में देखे, संध्या को अपनी प्रेयसी के रूप में देखने लगे और अपनी उस संध्या रूपी परी से, संध्या सुंदरी से उनको प्यार हो जाता है, उसके प्रति अनुराग होता है ना। तो क्या कहते हैं कि अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग।
अब जब संध्या जो है पूरी तरह से समाप्त होके अब अर्धरात्रि की में बदल जाती है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा जाता है, एकांत में कवि के हृदय में जीवन के प्रति प्यार उमड़ता है ना। उसके हृदय में जीवन के अधिक सार्थक और सुखमय बनाने के लिए ललक पैदा होती है ना। कवि के कंठ में विहाग का राग आता है, रात्रि फूट पड़ता है। इस तरह से विरह कुल कमनीय कंठ से, माने प्रेयसी के जाने पर संध्या सुंदरी अब चली गई, अब रात्रि का आगमन हो गया, अर्धरात्रि हो गया, अब वो प्रेयसी नहीं है। तो प्रेयसी के वियोग में कवि के कंठ से जो है, सुंदर कंठ से कह रहा है कि कमनीय कंठ से, यानी उनके सुरीले कंठ से, कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता है, अपने आप एक विरह की गीत उनके कंठ से फूट पड़ती है। तो आशा है ये कविता तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वो परेशानी आप हमसे बता सकते हैं, जिनका मैं हल जहाँ तक संभव होगा मैं बताऊंगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।